अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो हार्मोन्स का कम हो जाना, जी तो उसकी वजह से क्या अलामत आती हैं हमारी बॉडी में? जी तो इनके लिए फिर कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं? मतलब जब आप हॉस्पिटल में आ जाती हैं आपके पास जो पेशेंट है, तो टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए? बेसिकली तो अब सारी उम्र ये दवाई लेनी है, जी तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? साइड इफ़ेक्ट बेसिकली अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हमने बात करनी है थायराइड ग्लैंड पे। तो नाजरीन, थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है ना इसके लेवल्स कम भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बेसिकली जो दोनों कंडीशंस हैं ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तो इन चीज़ों पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर वकास अजीम साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, माहिर इमराज जिगर, मैदा और लबलबा हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वकास अजीम साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे बशीर हॉस्पिटल सियालकोट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और इससे पहले जो है ना आपने शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनका बहुत शुक्रिया सर, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, या आपने मुझे एक फॉरम प्रोवाइड किया। थैंक यू। ऑनर्ड सर। और अब हम बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि थायराइड हार्मोन क्या होता है और इसकी कमी से या इसकी ज़्यादती से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे? जी, इस क्वेश्चन का मैं जवाब इस तरह दूंगा कि सबसे पहले हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म के अंदर और भी ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या इस तरह पैंक्रियास, जो मुख्तलिफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसी तरह थायराइड भी उनमें से एक है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे थायरॉक्सिन, और ये हार्मोन जो हैं ये हमारे पूरी जिस्म के हर एक अज़ा पे इफ़ेक्ट करते हैं। हर हमारा जो बॉडी का जो सारा मैकेनिज़्म है, मेटाबॉलिज्म है, इस हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। अगर ये इफ़ेक्ट हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर इसके बहुत जल्द इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस जो हार्मोन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जिस्म में। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है ना, उस पे वो हार्मोन्स की जो कमी है, हाइपोथायराइडिज्म से कहते हैं, उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो हार्मोन्स का कम हो जाना, तो उसकी वजह से क्या अलामत आती हैं हमारी बॉडी में? जी, एक्चुअली मैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि थायराइड की बीमारी है। तो मैं पूछता हूँ कि आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, तो वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते। फिर हमें पूछना पड़ता है कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो फिर हमें जाके चीज़ों को क्लियर हो पाती हैं। तो दो किस्म की कंडीशंस हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है उसके अंदर हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से सिक्रीट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि
पल्स ज़्यादा तेज़ काम कर रही होती है, उसके बाद बेचैनी रह रही होती है, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, और उसके बाद जो है स्वेटिंग हो रही होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। ये तो हाइपर के सिम्टम्स थे। जबकि आज का जो टॉपिक है आपका हाइपोथायराइडिज्म, उसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर कम हार्मोन का सिक्रीट हो रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो इसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं, इसके मैं सिम्टम्स को जो है ना हाथों से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि नेल्स जो हैं वो थिन हो जाते हैं, वो ऐसे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जल्दी जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जिल्द सख्त हो जाती है और थिक हो जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो नब्ज़ है वो कम काम करती है, और उसके बाद दिल बैठना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, पलकें जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आँखें जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं, चेहरा जो है वो ऐसे जैसे सूजा सूजा और स्वेलिंग नज़र आती है। इसके बाद एक जो थायराइड की बीमारी, जिस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि बीमारी ही थायराइड की है, तो थायराइड भी स्वेल हो सकता है इसमें। और इसके बाद सीने पर दर्द हो सकती है, क्योंकि पानी एक्यूमुलेट हो जाता है ना ये इस बीमारी के अंदर, या फेफड़ों की झिल्ली के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, तो उसमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। पेट की तरफ जाएं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मरीज़ हमारे पास कब्ज़ के साथ आते हैं, बोलने में दुश्वारी पेश आ सकती है क्योंकि ज़ुबान स्वेल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो है लेरिंक्स, इसकी स्वेलिंग होने की वजह से बोलने में दुश्वारी आ सकती है, आवाज़ के अंदर जी आवाज़ भारी होती है। तो हम बाज़ का मरीज़ को और कोई सिम्टम नहीं होता, बस आवाज़ ही भारी होती है, तो हम पिक कर लेते हैं कि इसको जो है थायराइड का मसला हो सकता है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो सकता है। इसके बाद बाज़ का पेशेंट कहते हैं कि हमारी जो है ना टांगों पे स्वेलिंग है, जब टेस्ट करवाते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म निकलता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन लोग रिस्क पे होते हैं, किन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है, या मेरा सवाल इसको यूँ कर लें कि ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती है या जो मर्दों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है? बेसिकली ये बीमारी ज़्यादातर जो इसकी रेशो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की है। ऑटोइम्यूनिटी का मतलब ये है कि जिस्म का अपना ही मदाफ़ती निज़ाम खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसका नाम है हैशिमोटो डिजीज़, वो ज़्यादा कॉमन है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जितनी भी हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन में होती हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये बीमारी ज़्यादातर ख़वातीन की है। इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ ख़वातीन में है, हम किसी यानी कि मेल्स में भी शक पड़ सकता है, और मेल्स में ख़ास तौर पर ओल्ड एज जो लोग होते हैं, जो बूढ़ों में ज़्यादा ये देखने में मिलती हैं। जी ठीक है, तो इसके अलावा आपने बताया ना ऑटोइम्यून एक इसकी एक किस्म है। जी जी ठीक है, और भी कुछ किस्में हैं? जी जी, इसमें पहले मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जिस्म का अपना ही मुदाफ़ती निज़ाम डैमेज कर रहा है, तो इसकी एसोसिएशन बाकी डिजीज़ के साथ भी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, या बाज़ का एड्रीनल ग्लैंड्स हैं हमारे ऊपर जो गुर्दों के ऊपर पड़े हुए, जैसे जिसकी वजह से वो उनके डैमेज होने की वजह से एडिसेंट की डिज़ीज़ हो सकती है, यानी कि बीपी कम रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाज़ जो सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा फ्लहरी, जिनको जो सफ़ेद जिस्म के पर निशान धब्बे पड़े होते हैं, उस बीमारी की भी इसके साथ एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फिर हम मतलब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? जी, पहले तो बताया कि ये बेसिकली डिज़ीज़ एक क्लिनिकल डिज़ीज़ है। सारा जो फीचर्स हैं पेशेंट के ना चेहरे पे लिखे होते हैं, या उसकी जो अलामात जो होती हैं ना वो उसको हेल्प आउट कर रही होती हैं, तो आप पेशेंट को देखते ही पता चल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसको जो भी पेशेंट आपको शक पड़े, या ओल्ड एज हो, या कोई औरत जिसके अंदर प्रेगनेंसी ना हो रही हो, या अबॉर्शन हो रही हो, बच्चा ज़ाया हो रहा हो, तो उसके अंदर आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा था कि फीमेल्स, अब देखें ना, कुछ फीमेल्स होती हैं शादीशुदा, मतलब उम्र रसीदा भी होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं जो यंग फीमेल्स, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड होते हैं, या कॉलेज गोइंग जो फीमेल्स होती हैं, तो जो जिनकी शादी अभी नहीं हुई, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मतलब ज़ाहिर है हमारा शो वो बच्चियाँ देख रही हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ से शक पड़ सकता है कि हम जाके जो है ना इस डॉक्टर को दिखाएं? जी, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि
जो ख़वातीन हैं या बच्चियाँ जो हैं सॉरी, उनके अंदर क्या होता है कि मेंसेस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल जो है फ्लो वो बढ़ जाता है या ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो ये ऐसी सिम्टम्स आना शुरू हो वो जो जाते 5-7 दिन के बजाय जो है ना वो उससे भी हैं ज़्यादा, duration increase कर और जाएगा। ब्लड लॉस ज़्यादा स्टार्ट हो ठीक जाता है, है। या फिर जो खून का बहाव है वो हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फिर वो एनीमिया वगैरह या जी, खून जी। की कमी भी जिस्म के अंदर तो हो वो सकती है। इस हमारी सोसाइटी में वो बच्चियाँ या प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो हाँ जी। बेसिकली एनीमिया के साथ आती हैं। तो जब हम टेस्ट करवाते हैं तो थायराइड का इशू आ रहा होता है, फिर आप जब डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं तो तब जो पता चलता है कि थायराइड का इशू आ लेकिन रहा है। इस तरह अब एसोसिएशन बन जी, गई जी। एनीमिया के साथ जो जी, है जी। ना हाइपोथायराइडिज्म की। जी, जी। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो फीमेल्स शादीशुदा होती हैं तो उनके अंदर क्या औलाद के हवाले से या जो मतलब हामला होने के हवाले से क्या मसाइल दरपेश होते हैं? बेसिकली ये मैं देखता हूँ कि बेशुमार जो ख़वातीन हैं वो लेडी डॉक्टर्स के पास जा रही होती हैं। बेसिकली प्राइमरी उनको अपना डॉक्टर यही नज़र आती है कि लेडी डॉक्टर ही नज़र हाँ जी। आती है। वो समझते हैं कि लेडी डॉक्टर ही हमारा मसला मतलब हल हर कर सकती गायनी का इशू जो है ना जो भी होता है उनको लगता जी। है कि बस तो इन्होंने वो आकर समझती हैं कि जो है ना हमें गायनी का इशू है या कोई लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बेसिकली थायराइड की जो बीमारी है जिस हाइपर या हाइपो में, उसके अंदर जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, चूँकि मैंने बताया कि एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल हो गया, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, हार्मोन सारे इम्बैलेंस हुए हैं, बॉडी पूरी प्रॉपरली काम ही नहीं कर रही, मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हुआ है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो या तो पॉसिबिलिटी है कि अबॉर्शन हो जाएगी, बच्चा जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही पहले डिलीवरी हो किसी भी जाएगी। जो है ना मतलब स्टेज पे जो है वो जी हो सकता है। जी, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी लॉस हो सकता है, या अगर बच्चा पैदा भी हो तो वो फिर उसको ब्रेन पे इफेक्ट्स होंगे, हार्मोन प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं जा रहे होते हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर पैदा हो सकता है। ठीक है, मतलब ख़वातीन हज़रात ये चीज़ जो है डॉक्टर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेटिव बताई, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के लिए, कि या तो आपको जो है ना मतलब एबॉर्शन के भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर जो थायराइड हार्मोन की कमी है। अगर एबॉर्शन नहीं होता और डिलीवरी हो जाती है प्रॉपर, तो उसके बाद जो बच्चा पैदा होने वाला बच्चा है ना उसको ज़हनी तौर पे जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, और जो अपने थायराइड हार्मोन्स वगैरह अगर आपको ये अलामत आ रही हो तो ज़रूर टेस्ट कराना है, क्योंकि ये बच्चे की सारी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो इनके लिए फिर कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं? मतलब जब आप हॉस्पिटल में आ जाती हैं आपके पास जो पेशेंट है, तो टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए? बेसिकली ये तो फ़ैसला डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर ही बेसिकली फ़ैसला करता है कि टेस्ट कौन से करवाने चाहिए। बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट के देख के तो डॉक्टर फ़ैसला करता है, लेकिन जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट्स हैं जो हम मेनली करवाते हैं वो थायराइड प्रोफाइल होती है। थायराइड प्रोफाइल के अंदर एक तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH कहते हैं, जो हमारा मेन जिस पे हम फोकस किए होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान भी TSH को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद T3 और T4 है। ठीक है, जी। तो फिर इसका हम इलाज कैसे करेंगे, और कोई ऐसी चीज़ है कि हम घर के अंदर इसका इलाज शुरू कर सकें, या डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है और मेडिकेशन जो है ना वो ज़रूरी है? बेसिकली इसमें मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, पेशेंट की दवाई सेट कर देते हैं, तो पेशेंट समझता है कि जो है ना एक दफ़ा दवाई लेने से जो है ना हमारा सिम्टम्स कंट्रोल हो गए। तो ये चूँकि हार्मोन है, आपका जो है हार्मोन जो है ग्लैंड से स्क्रीट नहीं हो रहा, तो आपको ये हार्मोन सारी उम्र लेना पड़ेगा। तो मरीज़ को हम ये बारहा समझाते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि ये दवाई रेगुलरली लेनी पड़ती है, तो मरीज़ समझता है कि जिस तरह बाकी दवाइयाँ हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम की या कोई और, तो हम इसको छोड़ देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सेट कर दिया होता है। तो मरीज़ इसको छोड़ देता है, फिर दोबारा उन्हीं सिम्टम्स के साथ दोबारा आता है। नहीं, हमारे ज़्यादा जो इस चीज़ का लोगों के ख्यालात ऐसे होते हैं ना कि हम कोई दवाई अगर ज़्यादा टाइम खाएंगे तो दवाई हमें लग जाएगी, जी जी मतलब उसकी आदत हो जाएगी, हालांकि वो दवाई तो आपने लगानी है जी 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 और जी थ्रू आउट जो है ना लाइफ वो चलनी है। डॉक्टर साहब, इसका फिर ट्रीटमेंट मतलब कैसे होगा, और ट्रीटमेंट में क्या देते हैं और कितने टाइम के लिए होता है,
अच्छा, फिर दूसरा, जब भी हमको ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो कोई ना कोई जो है ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इसके अंदर हम हार्मोन ही देते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है वो इसको देनी पड़ती है। तो ये दवाई बेसिकली सारी उम्र के लिए देनी पड़ती है। बहुत मरीज़ दरमियान में इसको छोड़ देता है, ठीक है। ये ऐसी दवाई नहीं है कि आप जिस तरह नज़ले ज़ुकाम की तरह वक्ती तौर पे लें, इसको आपको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। और ये लेने का टाइम जो है सुबह खाली पेट जो है वो नाश्ते से पहले जो है ना तकरीबन आधे से 1 घंटे पहले लेनी होती है, क्योंकि इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो खाली पेट में ही है। अगर बाद में लेगा तो इसकी जो है ना अब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट्स आएंगे, और फिर ये फ़ायदा नहीं होगा। जी, और इसको सारी उम्र लेना है, छोड़ना नहीं होता दवाई को। तो जो हमारे हज़रात ये कहते हैं कि हमें आदत हो जाएगी। जी, एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शंस हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे जो लोकल जो देहाती जो लोग हैं वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो बेसिकली लोगों को ना कंसल्ट करना चाहिए प्रॉपर डॉक्टर के साथ आके, वो उसको सही तरीके से समझाए कि ये दवाई एक इसके कोई सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि डॉक्टर ने इसकी टेलरिंग करनी होती है। हर 6 हफ्ते के बाद जो है या 3 माह बाद डॉक्टर जो है एक छोटा सा TSH का टेस्ट करवाता है और देखता है कि हार्मोन लेवल नॉर्मल है कि नहीं है, और वो दवाई की 1 गोली 2 गोली या 3 गोली तक उसको मेंटेन करके सेट करके देता रहता है पेशेंट को। ठीक है, तो अब सारी उम्र ये दवाई लेनी है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? साइड इफ़ेक्ट बेसिकली बाज़ का बताया, वक्त के साथ साथ कभी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं या वेट बढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट का वक्त के साथ, तो फिर रिक्वायरमेंट भी वेरिएबल होती है। बाज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बाज़ का कम रिक्वायरमेंट होती है, या बाज़ का पेशेंट बीमार हो जाता है तो तब भी जो है ना डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जहाँ तक आपकी बात है कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, एज सच कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर यूजुअल डोज से ज़्यादा अगर पेशेंट ले लेता है या ओवर डोज में जा रहा होता है, तो इसकी डोज ज़्यादा लेने से के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये है कि दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, बेचैनी रहना शुरू हो जाती है, इफेक्ट आना शुरू होंगे जो हाइपरथायराइडिज्म की जी वजह से, एग्जैक्टली, बिल्कुल आप, क्योंकि हार्मोन लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जी एग्जैक्टली। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़े इंफॉर्मेटिव जो है ना सेशन था आपके साथ। आप क्लिनिकल टॉक में तशरीफ़ लाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, ख़ास तौर पे मैं जो ये जो हाइपोथायराइडिज़म का जो एक टॉपिक है और ये जो डिज़ीज़ है इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान शेख ज़ायद हॉस्पिटल में था तो वहाँ पर हमारे प्रोफेसर साहब कहा करते थे कि इस जो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो कार्डिक पेशेंट हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाया करें। तो मैंने इस प्रैक्टिस को जो है ना कंटिन्यू रखा, तो मैंने देखा है कि अप टू काफ़ी परसेंटेज जो है ना लोगों को वो इग्नोर कर रहे होते हैं इस डिज़ीज़ को, या उनका थायराइड का टेस्ट नहीं हुआ होता। तो जब हम टेस्ट करवाते हैं तो थायराइड की टेस्ट की नॉर्मलिटी आ जाती है, तो यानी कि हाइपोथायराइडिज्म हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी सवाल हमारा ये होता है कि सुंदर फाउंडेशन आप आए यहाँ पे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों का उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते, और बड़ा जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें। तो आपने विज़िट किया माशाल्लाह, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके, और क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट थी यहाँ की, और उसके बाद साफ़ सुथरा था, और उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज था, और एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था आपका, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो नाजरीन, आज शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा हाजिर होंगे, और ये जो अवेयरनेस का सिलसिला है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन आपने जो है ना वो बा इल्म के अलावा ना बाअमल भी होना है। मतलब जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे आते हैं, जो पैनल पे हमारे बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों पे आपने अमल भी करना है। उसके अमल करने से ये होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं आप उनसे बच सकेंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, और नेक्स्ट शो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।